स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमंस में वो कैसे होता है, जहाँ पे ब्लड में RBC और प्लाज्मा क्या क्या परफॉर्म करते हैं, क्या रोल परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और साथ में जो रिएक्शंस दे रखी है CO2 की, उसके बारे में भी अपन यहाँ पे जानेंगे जो NCERT में है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे अपन जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। तो पहले अपन some बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि अगर अपन CO2 की बात करते हैं तो टोटल CO2 कैसे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पे भी अपन पहले जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं तो 20 से 25% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्टेड होती है बाय RBCs। उसके बाद 70% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमंस में, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या है वो ही NCERT में रिएक्शंस दे रखी है, वो अपन आगे जानेंगे। और लास्ट का जो रिमेनिंग 7% अपन जिसको कहते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होता है इन द डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि अगर अपन बात करते हैं RBC की, तो जब RBC में अपन जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और जब CO2 हीमोग्लोबिन से मिक्स होती है तो उसको जो अपन नाम देते हैं उसको बोलते हैं अपन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है जो कि 20 से 25% होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो बाइंडिंग हो रही है CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिपेंड करती है PCO2 पे। इसका जो अगर अपन फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो बाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। यहाँ पे पहले होता है PCO2 पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपन कह सकते हैं PO2 पे। ठीक है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ये अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग और जो डिसोसिएशन होता है वो दो जगह पे होता है। ठीक है। पहले अपन बात करते हैं एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई और एक सेकंड होता है टिश्यूज। तो अपन जानते हैं इन दोनों के बीच में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती हैं वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पे CO2 कम होती है, PCO2 कम होती है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर CO2 कम है और PO2 ज़्यादा है, तो CO2 अगर कम है तो इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है एल्वियोलाई में। डेट मीन्स जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन से अनबाइंड हो जाती है या फिर अलग हो जाती है। तो यहाँ पे होता है डिसोसिएशन CO2 का, क्योंकि यहाँ पे जो PO2 है वो ज़्यादा है। याद रखिएगा यहाँ पे PO2 ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है टिश्यूज़ की। तो टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में अपन जानते हैं रेस्पिरेशन हमेशा कंटिन्यू रहता है, और रेस्पिरेशन अगर कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे जो PO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जो PCO2 की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कि PO2 की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होती है, यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होती है। याद रखिएगा CO2 की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई से यहाँ पे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे PO2 की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के रिलेटिवली कम होती है। ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे अपन। अब यहाँ पे CO2 अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, और बाइंड होगी तो यहाँ पे होता है एसोसिएशन। तो ये तो अपन ने बात कर लिया CO2 के बारे में कि वो RBC के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे रखा है NCERT में एक एंजाइम, वो क्या होता है और वो क्या परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जब अपन बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो RBCs जो होती है, याद रखिएगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो RBCs होती है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक ये सी है एनहाइड्रेस।
और यहाँ पे कुछ माइन्यूट अदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आरबीसी और ये दोनों मिला के ये हो जाते हैं, दोनों मिला के ब्लड, ठीक है। और इसी में थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो एंजाइम है ये एक्चुअली में करता क्या है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये दो रिएक्शंस को कैरी करता है। अब वो रिएक्शंस क्या है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, वो है CO2 प्लस H2O विच इज इक्वल्स टू, ये इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सचेंज का साइन यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 प्लस H2 मिलके क्या बनाता है, H2CO3, जिसको अपन ने कहा था बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पे आगे एक और एरो लगाते हैं अपन, यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस और HCO3 माइनस प्लस H प्लस। अब ये रिएक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। आरबीसी का तो अपन ने जान लिया कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अब ये रिएक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम की तरह है। और अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में अगर अपन किसी चीज़ की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन वो वापस जाके नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो उसी पे बेस्ड है ये चीज़ें। यहीं पे आप कंसंट्रेशन की ही बात आएगी। जैसे कि मान लीजिए जब टिश्यूज़ में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा राइट में मूव करेगा। तो राइट में मूव करने के कारण ये H2CO3 बनाएगा, ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और आगे जाके जब जब ब्लड है वो जाएगा एल्वेओलाई के पास, तो एल्वेओलाई के वहाँ पे क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसी कारण ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी बैकवर्ड आएगी और अप साइड में फॉरवर्ड जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, H2CO3 क्या होगा, डिसोसिएट होगा और CO2 रिलीज़ होगी, जो कि एल्वेओलाई में मूव हो जाएगी। लेकिन जब ये फॉरवर्ड आगे रिएक्शन जाएगी तो यहाँ से ये एसोसिएट होगा और H2CO3 बनाएगा। तो ये रिएक्शन है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस या फिर हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये किस पे डिपेंड होता है, याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड होता है, जो कि कैटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। और ये CO2 डिफ्यूज़न की बात होती है इनटू द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। तो ये जो डिफ्यूज़न है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने जाना क्या, सिंपल सी बात यह है कि जब टिश्यूज़ की बात आती है तो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण CO2 H2CO3 की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। और यही CO2 जब एल्वेओलाई में जाती है और CO2 की कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये बाइकार्बोनेट वापस CO2 को रिलीज़ कर देता है, जो कि एल्वेओलाई से जाके रिलीज़ आउट हो जाती है। तो ये ही प्रोसेस होता है कंप्लीट CO2 की साइकिल का यहाँ पे। अब एक और एनसीईआरटी का एक क्लियर पॉइंट दे रखा है जो कि नीट में पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो 100 ml जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है 100 ml, वो कितनी ml CO2 को डिलीवर करता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो टिश्यू से ब्लड को एल्वेओलाई पे लेकर आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो एल्वेओलाई से टिश्यूज़ की तरफ ब्लड लेकर आता है। अब आपको समझ गया होगा, इसीलिए उसको ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं क्योंकि वो एल्वेओलाई से ऑक्सीजन कैरी करता है। और डीऑक्सीजनेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारी ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे चुका है, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है 4 ml ऑफ CO2 को। और यहाँ पे अब अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट हो चुका है और 7% प्लाज्मा में डिसोसिएट हो जाता है। इसको तो आपको बस इतना ही याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।